गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। कि क्या निराश हुआ जाए, इसमें हमें लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि जो हमारे भारतीय समाज है उसकी जो निराशाजनक स्थिति है उस पर हमें हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों पर दोषारोपण, जो हमारे काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो समाज में काम करते हैं, उस पर लोग अंगुली उठाते हैं, उस पे काम करने पर रोक लगाते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी गलतियों को समाज के सामने उजागर करते हैं। इन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है और साथ ही भारत की महान संस्कृति के वर्तमान स्वरूप पर शंका कि जो हमारा भारतीय समाज था वो सादा जीवन, उच्च विचार वाली भावना रखता था, सभी के साथ परस्पर सहयोग, एकता की भावना पर था। लेकिन अब जो हमारा भारतीय समाज है वो हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे रहते हैं। जो काम करते हैं उनको ईमानदारी से काम भी नहीं करने देते। इस स्थिति पर लेखक निराश है, तो वो अपनी इस निराशा को अपनी लेख के माध्यम से हमें बताना चाहता है। और जो हमारे पूर्वज थे उनका क्या, हमारे जो पूर्वज थे उनका मानना था कि हमें अपना सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। हमारे जो महान तपस्वी थे, ऋषि थे, उनका जीवन था वो सादा था, उच्च विचार थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, हम लोग सादा जीवन को भूल गए हैं, उच्च विचार को भूल गए हैं, हमें केवल धन संग्रह करने की प्रवृत्ति पर लगे हुए हैं। तो हमें इस स्थिति से उबरना होगा। जो हमारे मन में जो लोभ है उस पर हमें नियंत्रण रखना होगा। हमारे दुर्गुणों से जो दुर्गुण है उन्हें हमें दूर करना होगा। तो ये सब स्थितियां हैं वो लेखक के मन में शंकाएं पैदा करती हैं और वो निराश हो जाते हैं। और जो मेन बिंदु है इसमें, इस पाठ में निराश हो जाने कि देश के जो सरकारी अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार है कि जो हमारे देश के जो बड़े उच्च पदों पर जो आसन है वो क्या करते हैं कि कोई भी काम है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसको काम करने के लिए वो भ्रष्ट नीति अपनाते हैं। वो घूस लेते हैं और किसी को काम को नहीं होने देते, बिना घूस के होने ही नहीं देते। तो ये इससे जो कवि है वो निराश हुआ जा रहा है कि हमारे देश में यह परंपरा नहीं थी। हमारे देश में परंपरा थी कि कि सब मिलजुल कर रहे, सहयोग से रहे, प्रेम से रहे। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, द्रविड़ संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो एक क्या थी, सब मिलकर रहते थे। जो भारतीय संस्कृति है वो क्या थी, महासागर के समान थी, जिसमें सारी संस्कृति आके मिल गई थी। वो उस स्थिति पर, उस जो महान संस्कृति को है वो लोग भूल गए हैं। इस स्थिति पर इस निबंध में लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और इस पाठ का कभी नाम लिखा गया है क्या निराश हुआ जाए। अब हम इस पाठ के आपको मैंने जो मूल्यांकन बिंदु है उसको आपको बता दिया है। अब हम इसका आगे का अध्ययन लाइन टू लाइन यानी पंक्तियों से करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जो हमारे छोटे छोटे प्रश्न हैं वो हम उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आगे के पाठ का जो अध्ययन है उसको किताब में से करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। अब हम इस पाठ को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमसे छूट नहीं जाए। इसके लिए हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। कवि क्या कह रहा है कि मैं कभी कभी मेरा मन है वो बैठ जाता है, क्योंकि हम समाचार पत्रों में आए दिन क्या पढ़ते हैं, कहीं ठगी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं चोरी हो गई, तस्करी का माल पकड़ा गया,
और वो भ्रष्टाचार के मामले पढ़ते रहते हैं कि उसने इतने की रिश्वत ली, वो वहां पर पकड़ा गया। तो इस तरह के समाचार पत्र भरा पड़ा है। तो वो कवि कह रहे हैं कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा, और हर व्यक्ति को संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है कि जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक कवि कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि एक बार उनसे एक बहुत बड़े आदमी ने ये कहा था कि इस समय समाज में सुखी कौन है कि जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम था या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि एक बार उनसे बड़े आदमी ने ऐसे कहा कि इस समय संसार में सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जो कुछ करेगा ना उससे लोग क्या करेंगे, दोष खोजने लगेंगे, उसमें जो गुण है उसको तो भूल जाएंगे और उसमें से जो उसकी जो छोटी बड़ी कमी रहेगी उसको समाज में बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। जबकि क्या होता है कि दोष किसमें नहीं होते, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कि हर व्यक्ति में एक ना एक दोष होता है। तो अगर हम जो गुणी व्यक्ति हैं उसमें छोटे छोटे बुराइयां निकालने लग जाएं तो फिर क्या होगा कि हमें दोषी, वह आदमी दोषी ही दिखाई देने लग जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हमें दोषी आदमी तो अधिक दिखेंगे और गुणी कम दिखेंगे। तो हमें इस स्थिति से उबरना होगा। तो इस विषय पर लेखक चिंता व्यक्त कर रही हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इसमें क्या कवि चिंता व्यक्त कर रहा है कि हमारा ये भारतवर्ष वही है जिसका सपना गांधी जी ने और तिलक ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की जो महान संस्कृति, सभ्य भारतवर्ष की जो संस्कृति वो कहाँ गई, जिसमें आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुसलमान संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, सब लोग भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि, यानी सारे लोग, सारी संस्कृतियां मिलकर रहती थी। और ये जो भारत की जो संस्कृति है ये एक महासागर के समान थी। क्या ये सूख गई है? तो लेखक कह रहा है, मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सपना हमारे जो महान ऋषि थे उन्होंने देखा था वो भारत है, वो सपनों का भारत क्या ऐसा रहेगा? क्या सपनों का भारत है और ऐसा ही रहेगा? इस विषय पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ का तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल भूल रहे हैं। इसमें कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि आजकल हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो ईमानदारी से और मेहनत से जो काम करता है उसका जो जीवन है वो निर्वाह मुश्किल हो गया है, और जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, उसका वो क्या है, फलता फूलता है। और ईमानदारी है वो क्या रह गई है, मूर्खता का पर्याय रह गई है। यानी जो ईमानदारी से काम करता है उसको मूर्ख, समाज में मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है कि जो ईमानदारी पर जो चलता है उसको लोग मूर्ख समझते हैं। तो फिर सच्चाई की क्या हुई कि जो कमजोर है, बेबस लोग हैं, उनके हिस्से की हो गई।
और ऐसी स्थिति में जो महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था है वो हिलने लगी है, यानी वो इससे थोड़ा डगमगाने लगे हैं कि क्या हमारे सपनों का भारत जो था, वो जो ईमानदारी से चलने वाला, परिश्रम को मेहनत से काम करने वाला, ये भारत नहीं रहा। घूसखोरी और रिश्वत ये सब इनका भारत रह गया क्या, इस विषय पर लेखक है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी जो भारतवर्ष के लोग थे वो केवल अपना जीविकोपार्जन हो जाए इतना ही संग्रह को मानते थे, कि ऐसे नहीं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, और हमारे जीवन ऊंचा जीवन जीने के लिए जो भी हमें भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए उसको कभी भी उसकी चाह नहीं थी। उसके दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। उसकी दृष्टि में, यानी मनुष्य की दृष्टि में, मनुष्य के भीतर जो महान गुण होते हैं वो स्थिर भाव होते हैं, और लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कि लोभ होता है, मोह होता है, काम होता है, क्रोध होता है, ये सभी मनुष्य में रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन मनुष्य को हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको हमारे मन में विद्यमान किया है, लेकिन इनको हमें अपनी प्रधान शक्ति नहीं बना लेनी चाहिए। उन पर नियंत्रण रखना, और उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि हम अपनी बुद्धि को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर छोड़ दें तो ये हमारा बहुत बुरा आचरण होगा, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है। वो अपनी इन जो बुद्धि का प्रयोग है वो इन काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के लिए करे तो निश्चय ही वो सत्य मार्ग पर चलेगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर मनुष्य को भूख लगेगी तो वह उसे खाना चाहिएगा। बीमार कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए उसे दवा चाहिएगी। हम उसकी है वो उल्लंघना नहीं कर सकते, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जो गुमराह हो गए हैं, जो अपने रास्ते से भट गए हैं, उनके उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसमें जो हमने ये चैप्टर जो पढ़ा है, पैराग्राफ, इसमें से आप ये इस पे अंडरलाइन करेंगे। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हें छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब प्रश्न यहाँ से ऐसे बन रहा है कि लेखक के अनुसार सबसे बुरा आचरण क्या है, तो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचारों पर मनुष्य को पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। और हमारे जो थी भारतवर्ष था, यहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे कि आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गई। यानी जो भारतीय, यहाँ से आदर्शों का मिलन भूमि तक करेंगे आप लोग, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोप सारी जो संस्कृतियां थी, यह भारतवर्ष उनकी मिलन भूमि थी, और ये एक महान समुद्र था जिसमें सारी संस्कृतियां समाहित होती थी। तो इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर यहाँ से करेंगे
कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रही हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रही हैं। यहाँ से प्रश्न ये बन रहा है कि कौन जीव हैं श्रम पीस रहे हैं और फल फूल कौन रहा है। तो ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी तो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम क्या निराश हुआ जाएगा ये पार्ट यहाँ खत्म करते हैं। दूसरा कल पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।